गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत का जो भूगोल है उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। और हमारा जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है, जिसको कि हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया था। उत्तर में हिमालय, मध्य में विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है, पश्चिम और पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं, और द्वीपीय भाग। इनमें जो उत्तर के अंदर जो हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी है या उत्तर के जो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको छोड़कर शेष जो 4 जो फिजिकल डिविजन्स थे उनका हमने अध्ययन यहाँ कर लिया। जो द्वीप समूह थे उनका अध्ययन हमने एक अलग वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी के नाम से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, उसका हमने अध्ययन किया था। तो उसके अध्ययन के माध्यम से हमें जो भारत के फिजिकल डिविजन्स में जो द्वीप समूह का जो हम अध्ययन करते हैं वो उसमें सम्मिलित था। अब हम जो हमारा एकमात्र जो फिजिकल डिवीज़न बचा हुआ है, भारत का जो उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर की जो विशाल जो पर्वत श्रृंखला है, उसके बारे में, उसको मैंने अंत में इसलिए लिया क्योंकि निर्माण की प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से जो एक नवीन जो फिजिकल एक उच्चावच है, जिसका निर्माण जो टर्सरी टाइम पीरियड में हुआ था। लेकिन क्योंकि इसकी निर्माण या इसकी उत्पत्ति के लिए को जो कारक जिम्मेदार हैं उसको हम ज़्यादा गहनता से अध्ययन कर लें, उसके बाद जो इस हिमालय के संबंध में जो भी हमारा जो वर्गीकरण होगा, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया, वो बाद की बात है। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी है रही, जो भी कारण उसके लिए जिम्मेदार रहे, उनका अध्ययन हम अभी करें तो उस आगे की चीज़ों को समझना आसान होता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, जितने भी विश्व के अंदर जो नवीन पर्वत श्रृंखलाएं का जो निर्माण हुआ है, जिनका तृतीयक जो तृतीयक या टर्सरी काल के अंदर जिनका निर्माण हुआ है, तो उन सभी जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो उत्पत्ति का जो सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, वो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो ही हमारा आज जो प्लेट विवर्तनिकी है उसके ऊपर रहेगा, और वो प्लेट विवर्तनिकी जो होती है उसके द्वारा किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, या विभिन्न भागों के अंदर गर्तों का निर्माण होता है, या उसकी एक्टिविटी के कारण कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमारा जो एम्फेसिस रहेगा वो भारत के जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उस पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसको हम जनरलाइज कोशिश करेंगे जिससे कि हमको सभी चीज़ें हम समग्र रूप से समझ सकें। जब हम अर्थ मूवमेंट की बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो मूवमेंट होता है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें हम 4 तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं उनकी हम यहाँ बात करते हैं। एक तो घूर्णन होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूमती है। परिभ्रमण होता है, जिसके अंदर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो टूटकर नीचे की तरफ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, या वहाँ पर जो अनाच्छादन की प्रक्रियाओं से जब वो ढीली हो जाती हैं तो नीचे की तरफ उनका मूवमेंट हो जाता है। तो वो भी एक तरह का जो अर्थ के ऊपर एक मूवमेंट है उसी श्रेणी में आता है। एक भूपर्टी की हम बात करते हैं, क्रस्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम जो हमारा प्लेट विवर्तनी की जो चीज़ें हैं वो यहीं से प्रारंभ होगी। जो भूपर्टी होती है, जो क्रस्ट होता है, वो पृथ्वी के ऊपरी जो दृढ़ भूभाग है, जहाँ पर हम देखते हैं जो जितनी भी जो रिजिड मास जो भी है, वो सब जो क्रस्ट है वो भूपर्टी है, भूपर्टी है, उसका हिस्सा है। यहाँ हम इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो क्रस्ट है उसका जब हमने अध्ययन किया था, स्वेस का हमने वर्गीकरण किया था, उसके बाद जिसके अंदर स्वेस ने सियोल, सीमा, नीफे, इस तरह से 3 भागों के अंदर उसने सबसे बाहरी जो परत है उसको सियोल, फिर सीमा, फिर उसके बाद नीफे। अब उसके अंदर जो उसकी संरचना है उसके आधार पे कि
या सियोल है तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, नीफे है निकल और फेरस आयरन की जो मात्रा ज़्यादा है। वो सब चीज़ों का अध्ययन हमने फर्स्ट ईयर की जो भौतिक भूगोल है वहाँ किया था। तो यहाँ हम वापस उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे जिससे कि बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ समझ सकें। तो जब एक सामान्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमने अध्ययन किया था तो हमने उसको 3 भागों में बांटा था। सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला जो भाग है उसको मेंटल, और जो अंतर का जो केंद्रीय जो भाग होता है उसको हम कोर कहते हैं। अब यहाँ एक एक चीज़ की बात करें तो जो क्रस्ट होता है, जिसको हमने कहा कि वो जो सियोल जो परत होती है उसी का हिस्सा होता है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो क्रस्ट जो है, क्रस्ट और सीमा दोनों को जो अलग करने वाली एक जो असंबद्धता होती है उसको हम मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और मोहोविक डिसकंटिन्यूटी जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा, भूकंपीय तरंगों का हमने अध्ययन किया, तो जो तरंगे होती हैं जिसमें एस वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स, उनकी जो वेलोसिटी के अंदर, गति के अंदर जो परिवर्तन आता है उसके लिए पृथ्वी के आंतरिक जो भाग की जो रासायनिक संरचनाओं में उसकी जो फिजिकल जो कंडीशन है उसमें परिवर्तन होने के कारण वो इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो वो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, वहाँ पर जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वहाँ पर पृथ्वी जो है जहाँ सियोल और सीमा एक दूसरे से अलग होती हैं, वहाँ पर उसको जहाँ मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, वो एक अर्ध तरल सेमी लिक्विड पोजीशन में होता है। और इसी परत को हम एस्थनोस्फीयर भी कहते हैं। और ये एस्थनोस्फीयर है, इसके ऊपर का जो पृथ्वी का जो भाग है वो ठोस अवस्था में होता है और यहाँ पर वो अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो ये हमारे लिए ये एक लो वेलोसिटी जोन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल हमने जहाँ कहा कि ये एक तरह से सीमा का जो भाग है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और मेंटल और जो कोर है उसको जो असंबद्धता अलग करती है, जहाँ पर उनकी रासायनिक संरचनाओं में या फिजिकल कंडीशन के अंदर जो अंतर देखने को मिलता है उसी को हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, कोर और मेंटल के बीच के अंदर। नीचे की तरफ जाएं, जो केंद्रीय भाग है उसको हम कोर या केंद्रीय भाग कहते हैं, केंद्र मंडल कहते हैं या बेरिस्फीयर कहते हैं। इसमें निकल और फेरस की मात्रा ज़्यादा होता है। ये भी अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तापमान के कारण ये जो अर्ध तरल अवस्थाओं में रहता है। और इसका कारण जैसे मैंने बताया अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दबाव होता है। तो इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये चीज़ें हमने अभी आपसे चर्चा की। फिर मैंने आपसे ये क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर कोर, क्रस्ट और मेंटल के अंदर जो मोह डिसकंटिन्यूटी है वो, और आपके कोर और मेंटल के बीच के अंदर जो है वो गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी होती है, वो जो गुटेनबर्ग जो होती है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि कोर और कोर के समीपस्थ जगहों के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहे की, फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जो मैग्नेटिक जो पावर होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। जो कि मोह वहाँ होता है वह जियोथर्मल जो एनर्जी है उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स को हम डिफाइन करें तो जो यहाँ मैंने डेफिनेशन के द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो प्लेट्स होती हैं वो भूपर्पटी जो क्रस्ट होता है उसका एक सुसंगठित भाग होता है, एक रिजिड मास होता है, एक दृढ़ भूखंड होता है, जिसको कि हम बेसल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम मैसिव के नाम से भी जानते हैं और दृढ़ भूखंड के नाम से भी जानते हैं। और जितनी भी, और ये जो प्लेट्स होती हैं, दृढ़ जो भूखंड होते हैं, उनकी स्थिति समुद्र और स्थल दोनों भागों के ऊपर देखने को मिलती है। और इन प्लेट्स के ऊपर ही जो महाद्वीप और महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है। अब ये जो प्लेट है, जो क्रस्ट जो है, अब इसकी जो स्थितियां हैं उसका आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ जो हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, और इन जो प्लेट्स होती है, जो रिजिड मास होता है, जो क्रस्ट का ठोस भाग होता है, अब उसके अंदर इसकी जो मोटाई होती है वो स्थलीय जो भाग होते हैं, महाद्वीपीय जो भाग होते हैं वह ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो सियोल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो समुद्री जो भाग होते हैं वहाँ पर सियोल की मोटाई कम हो जाती है और आंतरिक भाग जो सीमा जो परत है वो प्रारंभ हो जाती है।
तो यहाँ की और यहाँ की संरचनाओं में अंतर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि महाद्वीपीय जो भाग होते हैं वहाँ पे जो क्रस्ट होता है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, और जो महासागरीय जो भाग होते हैं वहाँ पर जो क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कम होती है, सीमा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिस ब्रांच के अंदर या प्लेट्स की गति और उसके प्रभाव का जो अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम भूभौतिकी या जियोफिजिक्स भी कहते हैं। और वैसे सामान्य बात करें तो प्लेट्स के जो अध्ययन, उनके जो मूवमेंट है उसका अध्ययन, उन सब अध्ययनों को हम प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ बहुत सारे विद्वानों ने जो प्लेट्स जिनके मूवमेंट की हमने बात की, उससे पहले बहुत सारे सिद्धांत भी दिए गए, और फाइनली जो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है हमारे सामने आया। उसमें हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर ने 1920 में दी, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई जो 1962 के अंदर हैरी एस, प्लेट शब्द जो था वो टूजो विल्सन ने दिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। टूजो विल्सन, आपको पता होना चाहिए कि टूजो विल्सन ने जो प्लेट वर्ड जो है वो सबसे पहले नाम दिया था। अब प्लेट मूवमेंट्स के ऊपर मैकेंजी और पार्कर ने अपने विचार दिए। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको जो परिमार्जित किया उसमें जो WJ मॉर्गन थे उसका काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा, जिन्होंने एक तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पोलर वेंटरिंग, आइलैंड आर्क्स, ओशनिक जो रिजेस होते हैं, उन सब चीज़ों को समाहित करते हुए प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से जो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, या जो अर्थक्वेक आते हैं, या जो ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं, उनका सबका एक्सप्लेनेशन जो था इस प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के माध्यम से किया गया। तो भारत का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका आज भी सबसे वैज्ञानिक तार्किक जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है इसी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के आधार पे किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं कि जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े हैं। पता होना चाहिए कि जो इतिहास की जब हम बात करते हैं, पृथ्वी के जो वर्तमान जो महाद्वीपीय स्थितियाँ देखने को मिलती है, महासागरीय जो स्थितियाँ देखने को मिलती है, उनका जब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इन सिद्धांतों का भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ विश्व के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो उसको हमने कुछ मेजर प्लेट्स के अंदर और जो माइनर जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर डिवाइड किया है। तो यहाँ मैंने नक्शे के अंदर जो मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में बताया है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक मेजर प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों के ऊपर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इंडियन या जो गोंडवाना लैंड की प्लेट भी है, इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, साउथ अमेरिकन जो प्लेट है, ये सब मेजर जो प्लेट्स हैं वो हमने आपको यहाँ बताया। नक्शे में भी हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इधर माइनर जो प्लेट्स है उसमें नजाका या ईस्ट पैसिफिक प्लेट, स्कोटिया प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, सोमालियन, न्यूबियन, अरेबियन, कोकोस, जुआन डे फ्यूको प्लेट, चाइनीज प्लेट, गोर्डे प्लेट, साइबेरियन, तिब्बत प्लेट, स्कैंडिनेवियन जो प्लेट है, कैनेडियन प्लेट है, वेस्ट पैसिफिक प्लेट और कारोलाइन प्लेट। तो इन सब चीज़ों को हम नक्शे में अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जिससे कि हमें वो चीज़ें याद रहें, चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकें। यहाँ पे एल्यूशियन प्लेट है, ये आपके यहाँ कैनेडियन प्लेट है। ये मूवमेंट हम जो इसका हो रखा है पश्चिम की तरफ 5.5 सेंटीमीटर की, उससे ये गोर्डे प्लेट है, जुआन डी फ्यूको प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ जाएं तो ये कैरिबियन प्लेट, ये कोकोस, ये पूरी प्रशांत महासागरीय, पूर्वी प्रशांत महासागरीय रीज की बात हमने की। यहाँ नजाका प्लेट है, और इधर जब साउथ अमेरिका के दक्षिण के अंदर यहाँ पे ये स्कोशिया प्लेट है। ये मिड अटलांटिक रीज की हमने यहाँ बात की, ये अटलांटिक भारतीय जो रीज है उसकी हमने बात की। यहाँ पे जो ग्रीनलैंड जो है प्लेट है, इसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा है जो 20.6 सेंटीमीटर की गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ स्कैंडिनेवियन प्लेट्स हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे कभी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो वहाँ पे। यहाँ आपके अफ्रीकन प्लेट, न्यूबियन प्लेट,
अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, और दक्षिण में जाएं तो पूर्वी अफ्रीकन प्लेट। तो ये चीज़ें नक्शे में देखने से हमें बड़ी चीज़ें आसानी से याद होती है। यहाँ जावा ट्रेंच है, ये इंडियन प्लेट है, इसी को यहाँ पूरी कंप्लीट उसमें देखते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है या भारतीय गोंडवाना प्लेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इधर पूर्व की तरफ हम जाएं तो ऊपर से साइबेरियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, चाइनीज प्लेट, तिब्बत प्लेट, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिलीपींस प्लेट, और ये माइनर प्लेट्स हैं, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये चीज़ें हमें नक्शे से काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। आप स्क्रीनशॉट लें तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की जो सूचनाएं हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। और ये जो है प्लेट्स के मूवमेंट की हमने बात की है, तो यहाँ इस नक्शे में जहाँ लाइन से हमने ड्रॉ किया है वो एक रचनात्मक प्लेट है, क्या होती है, कैसे होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। जहाँ हमने इस तरह से एरो करके दिखाया ये विनाशात्मक प्लेट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और जहाँ डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है यहाँ पे डॉटेड, ये संरक्षित प्लेट है, यहाँ हम आगे बात करेंगे। और इनको हमने यहाँ नक्शे के अंदर क्लियर कट, ये देखिए विनाशात्मक प्लेट, ये विनाशात्मक प्लेट, और ये आपके रचनात्मक प्लेट जो है यहाँ देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस नक्शे का स्क्रीनशॉट लें तो हमें विश्व की जो बड़ी और जो छोटी जो प्लेट्स हैं उनके बारे में हमें यहाँ लोकेशन वाइज हमें पता हो जाता है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ है, आपसे पूछ ले नजाका प्लेट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, या जोआन डी फ्यूगो प्लेट कहाँ पे है, या स्कोशिया प्लेट कहाँ है। तो इस नक्शे से हमें वो चीज़ें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी, ये चीज़ें जो हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो प्लेट्स कितने प्रकार की होती हैं, तो हम सामान्य तो जो प्लेट्स का जो विस्तार जहाँ देखने को मिलता है उसके आधार पे दो तरह की प्लेट्स होती हैं। एक तो ओशनिक प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, जिनका विस्तार जो स्थलीय भागों पे समुद्र से मुक्त होता है वहाँ देखने को मिलता है। उसको समुद्र तल से युक्त जो प्लेट होती हैं उनको हम ओशनिक प्लेट्स कहते हैं। ये जो होती है, इस प्लेट्स का जो निर्माण हुआ ज्वालामुखी के भारी जो बेसाल्टिक जो चीज़ थी, जो लावा निकलता है उससे जम जाने से, मैग्मा के निकल के जम जाने से उससे बेसाल्टिक जो है उसका ज़्यादा देखने को मिलता है। इनकी मोटाई कम होती है और ये इसका जो भार होता है वो अधिक होता है। इसका भार होता है इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो सीमा का जो चीज विस्तार है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो घनत्व होता है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है पूर्णतः एक ओशनिक प्लेट का एग्जाम्पल है। फिर बात करें हम कॉन्टिनेंटल की बात करें तो ये हल्के पदार्थों से, क्योंकि इसके अंदर सियोल जो है, जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। तो इसमें मैग्नीशियम की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, इसलिए इनको हल्की प्लेट कहते हैं। ग्रेनाइट से निर्मित होती हैं, इनकी मोटाई अधिक होती है और समुद्र तल से ये ऊंचे होते हैं, तभी ये कॉन्टिनेंट के रूप में जानी जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका जो प्लेट है, ये पूर्णतः जो महाद्वीपीय प्लेट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट के एग्जाम्पल है। अब कुछ ऐसी तरह की प्लेट होती हैं जिनका विस्तार समुद्र और स्थल दोनों भागों के ऊपर देखने को मिलता है। तो जो अमेरिकन जो प्लेट है वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल या समुद्री महाद्वीपीय प्लेट के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, भूपट्टी के भी भाग है जिन्हें दो परत होती है। ऊपरी परत को अपर क्रस्ट कहते हैं और निचली परत को लोअर क्रस्ट कहते हैं। जब ये हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट जो क्रस्ट की बात करते हैं तो वो यहाँ एक हमने एक जानकारी सामान्य। अब यहाँ ये जो मूवमेंट होता है, जो मार्जिन जो प्लेट किनारा जहाँ पर एक प्लेट का दूसरी प्लेट की तरफ जिस तरह के भी मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो तीन तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं वो प्लेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होता है जिसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। फिर रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव प्लेट जो मार्जिन होता है और संरक्षी या कंजर्वेटिव जो प्लेट जो मार्जिन होता है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि चीज़ें हमारे को पूरी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले लेते हैं हम विनाशात्मक किनारा। तो यहाँ जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक ग्रीन कलर से हमने प्लेट को दिखाया, एक हमने थोड़ा ऑरेंज कलर के एरो से हमको प्लेट को हमने दिखाया। यहाँ पे प्लेट्स जब एक दूसरे के नज़दीक आती है, एक तरफ की मूवमेंट हो रहा है, एक तरफ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। सपोज ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है। हमने ये कहा कि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती हैं वो लाइट होती हैं और ओशनिक प्लेट जो होती है वो भारी होती है, क्योंकि इनका निर्माण सीमा से, इनका सियोल से हुआ है। तो जो भारी प्लेट होती है एक तो तरफ जब आती हैं तो भारी प्लेट जिसका भार ज़्यादा होता है वो हल्की प्लेट के नीचे की तरफ चली जाती है इस तरह से। अब चूंकि जब ये नीचे की तरफ चली जाती है तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है और अधिक तापमान के कारण ये जो चट्टानें हैं अंदर जाकर पिघलना शुरू कर जाती है। कहाँ पिघलेंगी? जब ये जो एस्थोनोस्फीयर वाला जो एरिया है वहाँ पर जब ये चली जाती हैं। तो यहाँ डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो सियोल का प्रभाव है, इसलिए वो हल्की है। ये महासागरीय प्लेट है, उसके ऊपर सीमा मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ये भारी प्लेट है। ये हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट चली गई। इसको हम कहते हैं सबडेक्शन या अधोगमन। जब नीचे की तरफ जो चली जाती है उसको सबडेक्ट होना, उसके नीचे धंस जाना। तो यहाँ जब ये जब प्लेट्स धंस जाती है तो जहाँ ये प्लेट्स धंसती है वहाँ ट्रेंच या खाई का निर्माण हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ जो महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपण होता है तो इसके नीचे की तरफ जाने से क्या होता है, इतने भूभाग का क्या हो गया, क्षय हो गया। क्षय हो गया यानी विनाश हो गया, उसमें कमी हो गई, तो इसको हम विनाशात्मक प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो भारी किनारा अंदर जाकर क्या होता है, पिघल जाता है। और जहाँ जाके ये पिघलता है, भूपटली के इस पिघले हुए पेटी को हम कहते हैं, जिस जगह जाके पिघल जाता है उसको हम कहते हैं बेनियफ जोन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बेनियफ जोन क्या होता है, तो जहाँ पर प्लेट आंतरिक भाग में जाकर पिघल जाती है, एस्थोनोस्फीयर में जाके पिघल जाती है तापमान अधिक होने के कारण, तो उस क्षेत्र को, उस जोन को बेनियफ जोन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल कहें कि ये आपके यूरेशियाई प्लेट है जो पूर्णतः, जैसे मैंने कहा, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये प्रशांत प्लेट है जो पूर्णतः एक महासागरीय प्लेट है। जब ये एक दूसरे के अंदर चली जाती है तो यहाँ पर ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। तो आपका जो दुनिया का सबसे गहरा जो गर्त है, ट्रेंच है, खाई है, वो मैरियाना ट्रेंच है। और तो मैरियाना ट्रेंच का निर्माण भी इस एक दूसरे के प्लेट के एक दूसरे के नज़दीक आने, फिर उसके बाद उसके नीचे भारी प्लेट के नीचे चले जाने से यहाँ पर ट्रेंच का निर्माण हो जाता है। तो विनाशात्मक प्लेट जो होती है वहाँ पर प्लेटों के एक दूसरे के नज़दीक आने के कारण उसके जो भूभाग है उसका क्षय होता है, इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, जहाँ पर किसी नवीन पदार्थ का निर्माण हो, जहाँ क्षय नहीं हो, तो उस जगह को हम रचनात्मक प्लेट कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक ग्रीन कलर से हमने दिखाया, तो यहाँ प्लेट है, एक वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर। तो होता क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में नो डाउट हम अंदर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाए लेकिन तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन जो चट्टानें वो पिघल नहीं पाती, वो इसलिए नहीं पिघल पाती कि ये एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, तो इनका जो दबाव है इतना ज़्यादा होता है कि इसके कारण जो चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अत्यधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये चट्टानें पिघल नहीं पाती। तो जब यहाँ जब चट्टानें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक इधर गई एक इधर गई, इसका मतलब यहाँ जो दरार पड़ गई और दरार पड़ने से नीचे की जो परतें हैं उसका जो दबाव है वो कम हो जाता है। दबाव कम होने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का जो तापमान है वो कम हो जाता है, चट्टानें पिघल जाती है। पिघल जाने से कारण नीचे जो ठोस अवस्था में जो चीज़ थी पिघलने के बाद बाहर आने की कोशिश करती है, और बाहर आएंगी तो यहाँ पर जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये नीचे से जो चट्टानें पिघल कर मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है और दोनों किनारे के ऊपर उसका निक्षेपण होने लग जाता है। तो यहाँ पर एक नवीन पदार्थ का सृजन होता है, नवीन एक प्लेट का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक किनारे के रूप से जानते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरे आ रही है, रिफ्ट वैली का निर्माण हो रहा है। रिफ्ट वैली का यानी या लेयर्स के ऊपर दबाव कम हो गया, नीचे चट्टानें पिघल रही है और वो
मैग्मा के रूप में बाहर निकलने की यहाँ कोशिश कर रही है। तो यहाँ साफ लिखा है एस्थोनोस्फीयर में जाके दरार होगी। मैग्मा जो है दरारी उद्गार या फिसर जो एरप्शन है वो देखने को मिल रहा है। वो ऊपर की तरफ आके मैग्मा जम जाता है लावा के रूप में। बेसाल्टिक जो नवीन भूभाग है, क्योंकि उसके अंदर बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका यहाँ एक एक चीज़ को देखे दरार एथनोस्फीयर में मैग्मा निकल रहा है, भूपृष्ठ पर आ रहा है बेसाल्टिक रूप में और नवीन भूप्रॉपर्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह का जो किनारा होता है जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है उसको हम रचनात्मक प्लेट या रचनात्मक किनारे के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, अमेरिकन जो प्लेट है ये देखिए, इसका पूर्वी किनारे की बात है। तो यूरेशियन या था अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ हम देखें तो जो अमेरिका जो मिडिल रिज है आपका, जो मध्य अटलांटिक जो रिज है, अगर हम नक्शे के दृष्टिकोण से देखें तो इधर अमेरिकन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ एक दूसरे से दूर जाने के कारण लावा के बाहर आके जमने से यहाँ पे कटक का निर्माण हो गया। ऐसी स्थिति जो है भारत का जो हिंद महासागर है, विशेषकर अरब सागर में भी आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। भारतीय जो प्लेट है, या हम ये कहें कि दक्षिण के अंदर जो गोंडवाना लैंड का भाग था, वहाँ जब इसका मूवमेंट उत्तर पूर्व की तरफ हुआ, ये अफ्रीकन प्लेट मेडागास्कर उससे अलग हुई, तो ये एक दूसरे से दूर जाने के कारण यहाँ पर भी इंडियन ओशन के अंदर भी इस तरह के कटक का निर्माण हुआ। जैसे कि कॉल्सबर्ग जो कटक है वो इसी का उदाहरण है। इधर आपके अफ्रीकन प्लेट हो गई, इधर इंडियन प्लेट हो गई, इधर चली गई, ये पश्चिम की तरफ चली गई, उत्तर पूर्व की तरफ चली गई, और यहाँ पर कॉल्सबर्ग जो कटक है उसका यहाँ पर निर्माण हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्लेट का पूर्वी किनारा, यूरेशियन प्लेट या अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई, तो मिड अटलांटिक जो रच का निर्माण हुआ, एक नवीन जो पदार्थ है उसका सृजन हुआ। इस कारण से इनको रचनात्मक किनारे के नाम से जानते हैं। अब यही चीज़ें जब हम संरक्षित प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो ना तो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ना एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि उनके अंदर पार्श्विक मूवमेंट इस तरह से रगड़ करके यहाँ पे मूवमेंट इस तरह से चला जाता है। तो उस तरह के जो नवीन पदार्थ का सृजन हो रहा है, ना किसी पदार्थ का क्षय हो रहा है। तो इस जो किनारे होते हैं उसको संरक्षित किनारे कहते हैं। पार्श्विक रूप से विपरीत दिशा में खिसकती है इस तरह की प्लेट। दोनों प्लेट में से किसी एक ऊपर उठ सकती है, दूसरी नीचे भी बैठ सकती है। इस प्रकार एक भ्रंश का या फोल्ड्स का निर्माण जरूर यहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण खड़े कगार का निर्माण होता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कि संरक्षित किनारा जो है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की बात करें जो भी होती हैं, तो जो भूकंप और ज्वालामुखी जो क्रियाएँ हैं, घटनाएँ हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलती है आपके जो भूमध्य सागरीय जो भाग है, वहाँ पर भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी जो जहाँ पे ज़्यादा सृजित होते हैं, वहाँ पर ये एक संरक्षित किनारा का उदाहरण है, जहाँ यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से समपार्श्विक रूप से दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी और वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक जो एक्टिविटी जो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक मूवमेंट की बात थी। अब यहाँ जो अगले उसमें बात करें कि प्लेट्स के मूवमेंट्स क्यों होते हैं, क्या कारण है, तो उसके अंदर दो चीज़ों को हम महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार मानते हैं। एक तो पृथ्वी का रोटेशन और एक होता है हॉट स्पॉट। जो हॉट स्पॉट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो आपने जो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से पढ़ा होगा, वो अलग एरिया होता है। हॉट स्पॉट वो एरियाज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के रूप से समृद्ध होते हैं, लेकिन वहाँ पर मानवीय गतिविधियों के कारण धीरे धीरे जैव विविधता का क्षय हो रहा है। तो वो भी हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर दो हॉट स्पॉट है, आपके हिमालय वाला क्षेत्र और एक पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। तो वो एक अलग इशू है। यहाँ हम प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसके लिए क्या कारण है, एक तो पृथ्वी का रोटेशन। जब पृथ्वी रोटेट करती है तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, तो जो हार्ड भाग है वो पृथ्वी का उसका साथ नहीं दे पाता। तो प्लेट्स के अंदर जो पश्चिम की तरफ जो है, सपोज ये हम इस एग्जांपल दे रहे हैं कि पृथ्वी रोटेट कर रही है इस तरह से, तो रोटेट जब करती है तो कुछ भाग जो है यहाँ पर जो इक्वेटर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर उसकी जो घूर्णन गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दोनों स्थानों को एक ही समय के ऊपर आना होता है। तो यहाँ इसका जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे जो तीव्रतम घूर्णन होता है ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कम होता जाता है।
तो इसके कारण भी जो मूवमेंट्स होता है वो प्लेट्स में देखने को मिलता है। और वो मूवमेंट सामान्यतः जो इसके मूवमेंट के साथ चल जाता है वो उसमें पूर्वी तरफ, और जो पीछे छूट जाती है प्लेट्स, उनका जो मूवमेंट है वो पश्चिम की तरफ होता है। तो प्लेट देशांतरों के सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ भी मूवमेंट करती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ भी मूवमेंट करती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जो पृथ्वी के रोटेशन से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो है हॉट स्पॉट की हम बात करते हैं। हॉट स्पॉट जो होता है एक तरह से वो एरिया होता है जहाँ से आपके मैग्मा का या जियोथर्मल, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एस्थोनोस्फीयर वाला जो एरिया होता है, हमने एक डायग्राम से समझा भी, उसको हम जियोथर्मल कहते हैं, जो कि जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे से जुड़ती हैं और वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है मेंटल के अपर पार्ट के अंदर। तो वहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ज़्यादा होने से वहाँ पे कन्वेक्शनल वेव्स जो होती है, संवहनी जो तरंगें होती हैं, वो निकलती हैं और जहाँ ऊपर की भाग का टकरा कर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, वहाँ प्लेट्स में एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। जहाँ टकरा कर वो एक दूसरे से नीचे अंदर की तरफ उनका सबडक्शन होता है, वहाँ प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। तो यहाँ हॉट स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, वो ज़्यादा होते हैं और वहाँ से संवहनीय तरंगें जो निकलती है, और उन संवहनीय तरंगों के साथ साथ जो भूप्रपटी है, जो प्लेट्स होती हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो यानी महाद्वीपीय प्लेट हो या महासागरीय प्लेट हो, उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। हवाई द्वीप जो है, जो आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर है, जिसके ऊपर अमेरिका का इस द्वीप के ऊपर अधिकार है, और उन्होंने एक जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी और नौसैनिक अड्डे के रूप में उसको स्थापित कर रखा है। तो जो हवाई द्वीप का जो निर्माण हुआ है, इसी हॉट स्पॉट की प्रक्रिया का परिणाम है। ऊपर उठती बेलनाकार तरंगों को जो यहाँ से जो मेंटल से जो रेडियो जो संवहनी तरंगें जो निकलती हैं, जो बेलनाकार रूप से जो निकलती हैं, उनको यहाँ जो है प्लूम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लूम क्या होता है, कि जो हॉट स्पॉट जो होता है पृथ्वी के आंतरिक जो मेंटल भाग में, वहाँ से जो संवहनीय तरंगें निकलती हैं, उन संवहनीय तरंगों जो बेलनाकार फॉर्म्स में निकलती हैं, उनको हम प्लूम के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, यहाँ हम भारतीय प्लेट की बात करें या विभिन्न प्लेटों की बात करें, तो महाद्वीपीय प्लेटों की जो औसत गति है वो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, जबकि महासागरीय प्लेटों की गति जो होती है वो 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ जो सवाल आपसे पूछता है वो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर नहीं पूछेगा, आपसे वो सवाल पूछेगा कि जो महाद्वीपीय प्लेट्स की गति ज़्यादा होती है या महासागरीय प्लेट की गति ज़्यादा होती है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रीनलैंड प्लेट सर्वाधिक गति से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पश्चिम की तरफ, जो हमने डायग्राम के अंदर भी बताया था आपको, भारतीय जो प्लेट गोंडवाना लैंड के जो सब कॉन्टिनेंट से अलग होकर उत्तर और उत्तर पूर्व की जब जा रही थी, वो 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई, जिसको कि हम ये कह सकते हैं 140 मिलियन वर्ष पूर्व मेडागास्कर से हमारा भारत संबंधित था, जुड़ा हुआ था, और तब उसके बाद उसके अंदर टूटन हुआ और ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ उसका मूवमेंट हुआ। भारतीय प्लेट के उत्तर कगार के तिब्बत के द्रास से टकराने से क्रिटेशियस युग के अंदर भारत इसकी गति जो थी, जो ये मूवमेंट 12 सेंटीमीटर का था, वो जब तिब्बत का जो प्लेट भी कह सकते हैं या यूरेशियन जो ऊपर की प्लेट है उसके टकराने के बाद क्रिटेशियस टाइम के अंदर जो इसकी गति जो तेज थी, जो 12 सेंटीमीटर की गति थी, यहाँ टकराने के बाद इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई और वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने लगी। तो यहाँ ये गति टकराने से फिर यहाँ पे उच्चावचों के निर्माण, जिसमें हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ, तो ये गति उस कारण से कम हो गई। अब यहाँ हमने जो इस प्लेट से हमने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। इधर अफ्रीकन प्लेट, ये सोमालियन प्लेट, यहाँ से जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, ये पहले सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर ये उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट हुआ और यहाँ ऊपर की तरफ जो यूरेशियन प्लेट है उससे इंडियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराई, तो इधर से ये प्लेट, इधर से यूरेशियन प्लेट, यानी कि ये किस तरह का किनारा हो गया, आपके विनाशात्मक किनारा हो गया। एक दूसरे से टकराने के कारण ये प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आई तो जो भारी किनारा था उसका नीचे क्षेपण हो गया और वहाँ पर चट्टानों के टकराने से ये जो भाग है वो ऊपर की तरफ उठ गए। जिस तरह से अगर हम किसी दो चीज़ों के ऊपर प्रेशर डालें तो बीच वाला जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है, फिर बाद में जो प्लेट्स नीचे चली जाती हैं वहाँ से चट्टानों के पिघलने से वो मैग्मा के रूप में बाहर आकर इसको और ऊपर करने का प्रयास करती है। तो ये मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। भारतीय प्लेट का उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आज भी गतिमान है। यही कारण है कि जो हिमालय
कि जो चोटी, जो हिमालय की जो ऊंचाई है उसके अंदर परिवर्तन या उसकी ऊंचाई में जो वृद्धि देखने को मिलती है। अब यहाँ मैंने कहा कॉल्सवर्थ कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, तो इसके एक दूसरे से दूर जाने से यहाँ एक रचनात्मक किनारे का निर्माण हुआ और नीचे से नवीन पदार्थों के सृजन होने से इन रिजेस का निर्माण हुआ, जबकि यहाँ पर इनके क्षेपण से पदार्थ का क्षय हुआ और यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये कारण है कि भारतीय प्लेट के उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ गति करने से और यूरेशियन प्लेट के दक्षिण की तरफ आने से और एक दूसरे से टकराने के बाद यहाँ जहाँ ये प्रेशर पड़ा वहाँ पे फोल्ड हो गए। फोल्ड होने के बाद नीचे चट्टान चली गई, एस्ट्रोनोस्फीयर में जाके पिघल गई और बाहर निकलने की कोशिश की, तो इन्होंने ऊपर की तरफ प्रेशर डाला और इस तरह से यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका निर्माण हुआ। ये प्रक्रिया किसी एक चरण में नहीं हुई। जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो अलग अलग जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम के अंदर निर्माण हुआ। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ चलती रही और इस क्रमिक चलने के कारण ही अलग अलग काल क्रम के अंदर इन प्लेट्स का निर्माण हुआ था। अब इसका क्या हम कैसे माने कि प्लेट्स के अंदर गति होती है, जो क्या हमारे पास एविडेंस है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं, तो हम ज्वालामुखी जो देखते हैं वो सभी ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ सामान्यतः जो प्लेट्स एक दूसरे ज़्यादा जो देखने को मिलता है कि जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती है या विनाशात्मक जो किनारा होता है, ये आपके जो प्रशांत महासागर का, जिसको पूरा प्रशांत महासागर का जो सीमावर्ती या पेरिफेरी वाला जो एरिया होता है उसको हम अग्निमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का किनारा या स्थलीय भागों से संबंधित जो भाग है वहाँ पर जो ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ इससे सिद्ध होता है फ्यूजियामा, पिनाटुबो, ये सब फेमस जो ज्वालामुखी है जो आपके देखिए फ्यूजियामा जापान के अंदर है। तो ये सब चीज़ें भूकंप जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है या संपार्श्विक जो मूवमेंट होता है वहाँ जो देखने को मिलता है। जो बेनियोफ जोन होता है जहाँ जाके पिघल जाती है, फिर मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अब यहाँ निकलेगा तो यहाँ प्रेशर डालेगा तो यहाँ पर जो है झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके कारण भूकंप की जो गतिविधि है वो ज़्यादा होती है। महासागरीय प्लेट का किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाके अधोगमित होने के बाद 30 डिग्री 37 डिग्री कोण पे औसतन 45 डिग्री कोण पर जाकर झुक जाता है। यानी इस तरह से अगर हम बात करें, ये किनारा हुआ, फिर ये इस तरह से। और तो जो ज्वालामुखी जो अर्थक्वेक जो महसूस होंगे वो यहाँ नहीं होंगे उतने, यहाँ जब पदार्थ पिघल कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जो जापान जो है वहाँ पर अगर हम बात करें जापान की, भाई होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, तो यहाँ प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है वो क्षेपित होता है, लेकिन अधिकांश जो भूकंपीय गतिविधियाँ हैं वो इसके पश्चिमी भाग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि जहाँ ये टकराती है तो ये अंदर की तरफ 45 डिग्री के ऊपर जाता है और उसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए पश्चिमी किनारे जो जापान के हैं वहाँ पर जो भूकंपीय जो गतिविधियाँ वो ज़्यादा महसूस होती हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समुद्र तल प्रसार जो हमारा मिड अटलांटिक रीज है, हमारे इंडियन जो रीज है, वहाँ पर ये सब चीज़ें समुद्र तल प्रसरण को औसत दर से 1 से 20 सेंटीमीटर की प्रतिवर्ष दर से मिड अटलांटिक रीज के अंदर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके कारण उसमें नीचे से पदार्थ के क्षेपण से उसका निर्माण हो रहा है। तो ये प्रूव करता है कि प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं। मेडिन वैली के दोनों तरफ बेसाल्ट का निक्षेप होता है, जिसका वैली की तरफ का ढाल खड़ा आता था, दूसरी तरफ समुद्र के ढाल जो होता है वो मंद होता है। तो मंद ढाल को जो होता है लावा पिलर्स कहा जाता है, जबकि यही स्प्रेडिंग एक्सिस कहलाता है। इसके विपरीत जो कन्वेयर जो बेल्ट के भी यहाँ कहलाया जाता है। तो जहाँ एक दूसरे से दूर जाते हैं कटक का निर्माण होता है, तो इधर वाला जो जहाँ यहाँ लावा निर्माण हुआ ये दूर होता गया, तो यहाँ का जो ढाल है वो कम होता है, यहाँ का ढाल जो होता है वो ज़्यादा होता है। दोनों तरफ आपको जो अटलांटिक सी है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। आपके द्वीप चाप जो आर्क्स हैं जिनका निर्माण भी फॉर्मेशन यूरेशियन महाद्वीप के अंदर जो सखालिन है, जापान है, क्यूशु है, ताइवान, फिलीपींस, पूर्वी द्वीप समूह का विभिन्न द्वीपों का चापाकारी स्थिति में होना ये भी प्रूव करता है कि प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स हुए और ये पीछे छूट गए उस प्रक्रिया के कारण। तो इन द्वीपों का निर्माण हुआ था। पर्वतों के हमने कहा ओरिजिन जिसको कहते हैं, कैसे निर्माण हुआ, जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है
और उनके आने से, उनके वलन बन जाने से, साथ ही नीचे से पदार्थों के ऊपर की तरफ प्रेशर डालने से पर्वतों का ध्रुवीय जो परिभ्रमण, पोलर जो वेंडरिंग होती है, वो भी इसको प्रूव करती है कि जो प्लेट्स आती हैं उसमें मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ कुछ चीज़ों की हमने बात की कि ध्रुवीय परिभ्रमण क्या होता है, जिसको चैंडलर्स मोमेंट भी कहते हैं। प्लेटों के प्रभाव में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे मालूम होता है कि चुंबकीय ध्रुव की परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन प्लेट परिभ्रमण करती है, ध्रुव नहीं करते। प्लेट्स के मूवमेंट के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिससे कि जो ध्रुवीय परिभ्रमण की हमें पता चलता है कि कुछ कैसे एक मैग्नेटिक पोल होता है और कैसे जियोग्राफिकल पोल होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो समय के साथ जो परिवर्तन हुए वो, या जो जियोमैग्नेटिक जो पोल होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। इससे ये पता चलता है कि जो प्लेट्स हैं उसके अंदर मूवमेंट होने से इनकी जो एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर जो सिचुएशंस हैं वो उसमें परिवर्तन आया। तो वो भी यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से जो भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ। तो प्लेट विवर्तनिकी को हमारा समझाने का उद्देश्य यही था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो निर्माण के अंदर प्लेट्स ही सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, और यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट के एक दूसरे से टकराने के कारण यहाँ पर हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है। तो आज हमने केवल एक प्लेट्स का जो अध्ययन है उसको हमने डिटेल में किया, और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसके जो विभिन्न जो भागों का विकास हुआ, कैसे कब कब हुआ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आपसे क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो गर्त हैं उनका निर्माण हुआ, यहाँ पे पाए जाने वाले जो दर्रे हैं इसका जो विस्तार किन किन राज्यों में है, कहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसका जो भौगोलिक जो वर्गीकरण है और रीजनल जो क्लासिफिकेशन है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हम वीडियो आपको सामने, जिससे कि हमारा हिमालय का जो पूरा वर्गीकरण करते हुए यहाँ पे पाए जाने वाली विभिन्न जो ऊंची चोटियाँ हैं डायग्राम से समझेंगे। आपके पास एटलस भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे समझने में आएंगी। इसलिए आज मैंने जो प्लेट विवर्तनिकी वाला जो चैप्टर है वो सबसे पहले लिया, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। आपको पसंद आता है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि समय के साथ हम इसमें और परिमार्जन करें और हम बोर्ड के माध्यम से आपके साथ सामने आएंगे। लेकिन जब तक आप चीज़ों को पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें लगता नहीं कि आप चीज़ों को उस तरह से हमको एक प्रॉपर जो रेस्पॉन्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें पता नहीं चलता कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, बुक से पढ़िए, कुछ चीज़ें एटलस से देखिए, आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।